लेक्चर 301 रिया का सवाल, अयांश का जवाब। अब तक आपने पढ़ा। वही इन सब चीजों को देख रिया को गुस्सा आने लगा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अयांश के बारे में कोई भी कुछ कहे। रानावत ने जब अयांश ने वो सब कहा था तो वो आगे बढ़कर उसे जवाब देना चाहती थी, पर अयांश ने उसे इशारों से ऐसा करने से मना कर दिया था, वरना तो वो भी उसे जवाब देना चाहती थी और बताना चाहती थी कि आखिर अयांश का स्टेटस क्या है। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अयांश ने उसे कुछ भी कहने से मना क्यों किया। अक्सर हर पार्टी में ऐसा ही होता है, तो फिर अयांश ने उसे क्यों रोका। यहाँ रिया अपने मन में ये सोच रही थी तो वही वहां बैठी अनन्या जी ने मिस्टर सक्सेना की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। उनके इशारे को समझ मिस्टर सक्सेना ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसको इस तरह हाँ में सर हिलाते देख अनन्या जी अपने मन में खुद से ही बोली, पहले तो मैंने सोचा था कि अगर तुम अयांश के खिलाफ प्रॉब्लम खड़ी नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगी, पर अभी जो तुमने किया उसके बाद तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। अब आगे अनन्या जी अपने मन में ये सोच रही थी कि तभी उस पार्टी हॉल में एक बार फिर शिवराज जी की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रहे थे, अब जैसा कि मिस्टर अयांश यहाँ आ चुके हैं तो फिर मैं यहाँ मौजूद लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक एक कर उनसे जो सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनके ये कहते ही मिस्टर शर्मा अपनी जगह से खड़े हुए। वही उन्हें खड़े होते देख आनंद जी का चेहरा पीला पड़ने लगा। वो अपने मन में ही बोले, प्लीज मिस्टर शर्मा कुछ ऐसा ना कहे जो उन्हें नहीं कहना चाहिए, वरना उनके साथ साथ हमारे लिए भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आनंद जी अपने मन में ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें मिस्टर शर्मा की आवाज़ सुनाई दी, जो अयांश से सवाल कर रहे थे। मिस्टर अयांश, जैसा कि अभी मिस्टर कपूर ने कहा कि आपने अपनी पीएचडी लंदन यूनिवर्सिटी से 5 साल पहले कंप्लीट की है, तो फिर आपने पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं किया। मिस्टर शर्मा का सवाल सुन आनंद जी ने एक चैन की सांस ली। वही अयांश ने जब ये सवाल सुना तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वो बोला, सच कहूँ तो मुझे पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे 5 साल पहले ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट था। अगर आपके मंत्री जी ने मुझे प्रेशर नहीं दिया होता तो मैं आज भी आप लोगों के सामने यहाँ खड़ा नहीं होता। अयांश की बात सुन वहां मौजूद सभी लोग शिवराज जी और अयांश की तरफ देखने लगे। वही शिवराज जी तो अयांश की तरफ गुस्से से देखने लगे और अपने मन में ही बोले, ये लड़का हर बार हर जगह हमें ही क्यों फंसाता है। हमें यकीन है कि जरूर इसने ये बात जानबूझकर कही है। अयांश की ये बात सुन मिस्टर शर्मा बोले, आप जब पॉलिटिक्स ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम ये बात कैसे मान लें कि आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, पर यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपसे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। भले ही आपने लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई क्यों ना की हो, पर ये बात तो सभी जानते हैं कि एक अच्छा नेता वही बनता है जो एक अच्छा लीडर हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक अच्छा लीडर नहीं हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे से बेहतर बहुत से लोग होंगे, और अगर आपको लगता है कि कोई मुझसे बेटर दिल्ली की जनता की सेवा कर सकता है तो आप उनका नाम बताइए। अगर सबको लगेगा कि वो ज़्यादा काबिल है तो यहाँ मौजूद ज़्यादातर मंत्री का मत उनके साथ होगा। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा है तो आप उनका नाम कह सकते हैं। शर्मा जी की बात सुन अयांश बोला। अयांश की बात पर शर्मा जी बोले, यहाँ पर मौजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे बेहतर है, जैसे कि मिस्टर आनंद चक्रवर्ती और मिस्टर रानावत। मिस्टर रानावत, आई थिंक ये वही है जो अभी खड़े होकर वो सब कह रहे थे, राइट। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से ही पूछ लेते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो किसकी साइड में है, और जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही दिल्ली इलेक्शन में कैंडिडेट बनकर खड़ा होगा। क्या ये सही रहेगा मिस्टर शर्मा। अयांश ने मिस्टर शर्मा की बात पर कहा। अयांश की बात सुन मिस्टर शर्मा बोले, हमें लगता है कि आपने हमारी बात ध्यान से सुनी नहीं। हमने अभी मिस्टर शर्मा ने इतना कहा ही था कि आनंद जी अपनी जगह से खड़े हुए और मिस्टर शर्मा से बोले, मिस्टर शर्मा प्लीज बैठ जाइए। मिस्टर अयांश इस इलेक्शन में खड़े होने के ज़्यादा काबिल है। आनंद जी ने ये कहा ही था कि मिस्टर शर्मा ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मिस्टर चक्रवर्ती आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मिस्टर शर्मा को बात को एक बार फिर बीच में काटते हुए आनंद जी बोले, मिस्टर शर्मा मुझसे भी ज़्यादा काबिल लोग हैं यहाँ, प्लीज़ आप मेरा नाम मत लीजिए। मुझे तो ऐसे भी बिजनेस संभालने से फुर्सत नहीं मिलती। अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गया तब तो मेरी दिक्कत और बढ़ जाएगी। मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से संभाल नहीं पाऊंगा। आनंद जी की बात सुन अयांश बोला, मिस्टर सहारा मिस्टर चक्रवर्ती ने तो इस चीज़ के लिए मना कर दिया है, और सच कहूँ तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि इन्हें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए।
अब जब मिस्टर चक्रवर्ती इस इलेक्शन में शामिल नहीं होना चाहते तो फिर सिर्फ मिस्टर रानावत बचे, तो फिर हमें इस बात के लिए वोट कर लेना चाहिए कि आखिर कौन दिल्ली इलेक्शन में हमारे पार्टी की तरफ से खड़ा होगा। दिल्ली इलेक्शन की वोटिंग तो बाद में होगी मिस्टर अयांश, पर उससे पहले ये तो डिसाइड हो कि आप इस पार्टी के मेंबर हैं या नहीं। सबसे पहले तो इस बात पर लोगों की राय जाननी होगी। अयांश की बात पर मिस्टर रानावत ने कहा। मिस्टर रानावत की बात सुन अयांश बोला, थैंक यू सो मच मिस्टर रानावत, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। अच्छा हुआ आपने हमें याद दिला दिया। ये कहकर अयांश ने शिवराज जी की तरफ देखा और बोला, मंत्री जी हमें लगता है कि आपको हमारे पार्टी ज्वाइन करने के मैटर को लेकर डिस्कस कर लेना चाहिए, तब तक हमें एक कॉल करना है, हम वो कर लेते हैं। इतना कहकर अयांश वहां से बाहर चला गया और रिया भी उसके साथ बाहर आ गई। बाहर आते ही रिया अयांश की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। रिया की ऐसी नजरें खुद पर महसूस कर अयांश बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ पूछना है क्या? अयांश के सवाल पर रिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। रिया को हाँ में सर हिलाते देख अयांश बोला, तो पूछो क्या पूछना है? अयांश की बात सुन रिया बोली, अयांश आपने मुझे उस वक्त रोका क्यों? आपने देखा नहीं कि वो लोग आपसे कैसे बदतमीजी कर रहे थे? और खास करके वो रानावत, वो आपका मजाक उड़ा रहा था और आप उसे चुपचाप ऐसा करने दे रहे थे। रिया, कुछ चीजें ना गुस्से से नहीं बल्कि पेशेंस से की जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर रानावत अंदर वो सब क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो मुझे गुस्सा दिलाना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि गुस्से में आकर हम ऐसी कोई गलती करें जिससे उन्हें फायदा हो, पर हमने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। और रही बात जवाब की, तो वो तो कार्तिक ने दे ही दिया। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पॉलिटिक्स न दिमाग और पेशेंस का खेल है, बिल्कुल शतरंज की तरह। जिस तरह शतरंज में हम कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं ना, उसी तरह राजनीति में भी है। पॉलिटिक्स में गुस्से की कोई जगह नहीं होती, इसलिए खुद को शांत रखा करो और दिमाग से सोचा करो कि कहीं तुम्हारे किसी कदम से तुम्हारे दुश्मन को फायदा तो नहीं हो रहा ना। रिया का सवाल सुन अयांश जवाब देते हुए बोला। अयांश की बात सुन रिया ने दूसरा सवाल करते हुए कहा, अच्छा तो चुप रहकर आपने कौन सा उन्हें नुकसान पहुंचा दिया है अयांश? वो तो बल्कि आपको कमजोर समझ रहे हैं, और आप ही तो मुझे कहते हैं ना कि जहां खुद के साथ गलत होता दिखे तो वहां चुप नहीं रहना चाहिए, तो फिर आप इतना शांत क्यों हैं? आपने उन लोगों को इतनी आसानी जैसे जाने कैसे दिया? ऐसे तो वो लोग आपको कमजोर समझेंगे। रिया, आप वो देख रही है जो आपको दिख रहा है, आप ये क्यों नहीं देख रही है कि हमारे शांत रहने से हमें फायदा हुआ है, न कि नुकसान? और आपसे ये किसने कहा कि हमने उन लोगों को जाने दिया है? आप नहीं समझी रिया कि वो लोग खुद की चाल में खुद ही फंस गए हैं। हमने अभी आपसे कहा कि मिस्टर रानावत और मिस्टर शर्मा ऐसी बातें इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि हम गुस्से में कुछ ऐसा करें जिससे कि वो हमें पार्टी में एंटर ही न करने दे, लेकिन हमारे इस कदम से हमने उन्हें ही गुस्सा दिला दिया, जिससे कि वो ही सबके सामने एक मजाक बनकर रह गए। कार्तिक की बातों ने मिस्टर रानावत का मजाक बनाकर रख दिया है। अब लोगों के मन में यही चल रहा होगा कि मिस्टर रानावत बिना पूरी बात जाने और बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, जिससे कि वो लोगों को खुद का ही मजाक बनाने का मौका दे देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जब दिल्ली की टिकट को लेकर वोटिंग होगी तो हम अपनी दूसरी चाल चलेंगे, जिससे कि रानावत के साथ साथ मिस्टर शर्मा का भी मजाक बनकर रह जाएगा। इसी के साथ हमें एक और फायदा हुआ है। अयांश ने रिया से कहा। एक और फायदा? कैसा फायदा? आप कहना क्या चाहते हैं? अयांश, साफ साफ कहिए, ऐसे पहेलियां मत बुझाइए। अयांश की बात सुन रिया ने चिढ़ते हुए कहा। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो मिस्टर रानावत के खिलाफ ये कदम उठाकर हमने बाकी लोगों के मन में अपनी शांत और एक समझदार इंसान की इमेज बना ली है, जिससे कि उनके मन में हमारे लिए एक पॉजिटिव थॉट्स आ गए हैं। वो मन ही मन हमें एक्सेप्ट भी करने लगे हैं, और यही चीज़ हमें दिल्ली की टिकट दिलाने में मदद करेगा। रिया, हम आपसे एक बार फिर कहेंगे, आगे चलकर कोई भी कदम गुस्से में मत उठाएगा, क्योंकि गुस्सा किसी भी इंसान के बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए कह रहे हैं आपसे, गुस्सा में कोई फैसला मत लीजिएगा। अयांश ने रिया को समझाते हुए कहा। तो मेरे प्यारे रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या चाल चलने वाला है अयांश मिस्टर रानावत और मिस्टर शर्मा के खिलाफ? क्या अयांश को दिल्ली इलेक्शन में पूरी का पार्टी का अप्रूवल मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी माई हस्बैंड इज ए सीक्रेट बिलियनेयर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। थैंक यू। चैप्टर 302 रिया मिली शिवराज जी से। अब तक आपने पढ़ा एक और फायदा। कैसा फायदा? आप कहना क्या चाहते हैं? अयांश, साफ साफ कहिए, ऐसे पहेलियां मत बुझाइए। अयांश की बात सुन रिया ने चिढ़ते हुए कहा। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो
मिस्टर रानावत के खिलाफ ये कदम उठाकर हमने बाकी लोगों के मन में अपनी शांत और एक समझदार इंसान की इमेज बना ली है, जिससे कि उनके मन में हमारे लिए एक पॉजिटिव थॉट्स आ गए हैं। वो मन ही मन हमें एक्सेप्ट भी करने लगे हैं और यही चीज़ हमें दिल्ली की टिकट दिलाने में मदद करेगा। रिया, हम आपसे एक बार फिर कहेंगे, आगे चलकर कोई भी कदम गुस्से में मत उठाएगा, क्योंकि गुस्सा किसी भी इंसान के बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए कह रहे हैं आपसे, गुस्सा में कोई फैसला मत लीजिएगा। अयांश ने रिया को समझाते हुए कहा। अब आगे, यहाँ अयांश और रिया आपस में बात कर ही रहे थे, तो वही अंदर पार्टी हॉल में सभी मेंबर्स को चिट दे दिया गया था, जिसमें उन्हें ये लिखना था कि आखिर वो अयांश को पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। वहां मौजूद सारे मेंबर्स अपने चिट में अपनी राय लिख रहे थे। तभी आनंद जी ने राधिका जी की तरफ देखते हुए कहा, राधिका, आप अयांश का साथ नहीं देंगी। हमें कैसे भी कर उसे पार्टी में ज्वाइन करने से रोकना होगा। आनंद जी ने अभी इतना कहा ही था कि तभी राधिका जी ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है आनंद कि हम आपकी बात मानेंगे और अपने खुद के दामाद के खिलाफ जाएंगे? राधिका जी की बात सुन आनंद जी बोले, तो आप अपने पति के खिलाफ जाएंगी? आनंद जी की बात सुन राधिका जी बोली, पति? हमें तो लगता था कि आप इस शब्द का मतलब भी भूल चुके हैं। आनंद, आप ही बताइए ना कि क्या आप एक अच्छे पति और पिता बन पाए हैं, जो आप हमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपकी बात मानेंगे? बोलिए, क्या आप एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता हैं? राधिका जी का सवाल सुन आनंद जी कुछ नहीं बोल पाए। वही उन्हें कुछ न बोलता देख राधिका जी अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए उनका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वैसे आप बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सच है। आपको तो बस अपना बिजनेस और पावर से मतलब है, परिवार से तो आपको कभी कोई मतलब रहा ही नहीं है, क्योंकि अगर मतलब होता ना, तो आप कभी भी अपनी खुद की बेटी को वो सब नहीं कहते जो आपने कहा था। मुझे तो जब भी वो पल याद आता है ना, तो मुझे ये सोचकर घिन आती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आनंद, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको अगर अयांश और रिया को सपोर्ट नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन मैं तो उन्हें सपोर्ट करूंगी और आप मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। राधिका जी की बात सुन आनंद जी को बहुत गुस्सा आया, पर वो वहां पर कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर किसी भी तरह का तमाशा हो, जिससे कि लोगों के सामने उनका मजाक बने। उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए आनंद जी चुप हो गए। वही आनंद जी को चुप देख राधिका जी ने एक बार फिर तंज भरी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने चिट को फोल्ड कर दिया और उसे सबमिट कर दिया। ऐसे ही जब सबने अपनी चिट सबमिट कर दिया, तब अयांश और रिया पार्टी हॉल में आए। उनके आने के बाद शिवराज जी ने सारी चीट खोली और उसे काउंट करने लगे। उन चिट को काउंट के बाद वो माइक के सामने आए और फिर माइक में बोले, जैसा कि आप सबने अपने वोट दे दिया है और यहाँ पर टोटल 400 मेंबर्स हैं, जिसमें से 370 मेंबर्स ने अयांश के पार्टी ज्वाइन करने की सपोर्ट में वोट किया है और 30 मेंबर ने उसके खिलाफ, जिससे कि ये बात साफ हो गई है कि आज से मिस्टर अयांश भी हमारे पार्टी के मेंबर है। ये सुनकर तो आनंद जी, रानावत जी, मिस्टर शर्मा और उन्हें सपोर्ट करने वाले सारे लोग शॉक हो गए। उन्हें तो यही लग रहा था कि वही जीतेंगे, कोई भी अयांश को पार्टी में एंटर नहीं करने देगा, लेकिन यहाँ तो वो बहुत बुरी तरीके से हार चुके थे। वही रानावत को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या जी के सपोर्ट होने के बाद भी वो हार कैसे सकता है, जबकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि यहाँ मौजूद लोगों में से 170 से 180 लोग अनन्या जी के ही लोग थे, लेकिन फिर भी वो हार गया। वो तो यही सोच रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई है। अभी रानावत अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी उन्हें शिवराज जी की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रहे हैं, ओके, तो फिर अब हम आगे की मीटिंग आधे घंटे बाद स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि आगे चलकर हमारी पार्टी से दिल्ली इलेक्शन में कौन खड़ा होगा। तब तक के लिए आप लोगों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम किया गया है, जिसे आप लोग ले सकते हैं। धन्यवाद। इतना कहकर शिवराज जी अपनी जगह से खड़े हो गए और स्टेज से नीचे उतर गए और अयांश के पास आते हुए बोले, कांग्रेचुलेशन अंश, आज से आप भी अब हमारी पार्टी का एक हिस्सा है। शिवराज जी की बात पर अयांश बोला, आप हमें क्यों कांग्रेचुलेट कर रहे हैं? हम तो ये चाहते थे कि यहाँ मौजूद सभी लोग हमारे खिलाफ वोट करें। अयांश की बात सुन शिवराज जी ने उसे घूर कर देखा और बोले, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको पॉलिटिक्स से क्या चिढ़ है। आपको इस तरह पॉलिटिक्स से दूर भागते देख हमें तो कभी कभी इस बात पर शक होने लगता है कि आपकी रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है ना। आपके कहने का क्या मतलब है छोटे पापा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि
छोटी माँ ने आपको चीट किया है? क्या सच में आप यही सोच रहे हैं? क्या ये बात हम छोटी माँ से कह दे? शिवराज जी की बात सुन अयांश ने घूरते हुए उनसे सवाल करते हुए कहा। अयांश का सवाल सुन शिवराज जी ने भी अयांश को घूरते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमने ऐसा कब कहा? कुछ भी मत कहिए अयांश। तो आपके कहने का क्या मतलब था छोटे पापा? आप ही ने तो कहा छोटे पापा कि आपको इस बात का शक है कि मेरे रगों में आप ही का खून दौड़ रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना। अयांश की बात सुन शिवराज जी को उस पर बहुत गुस्सा आया, पर वो उससे कुछ कह नहीं पाए क्योंकि आद्या जी के बाद एक अयांश ही था जो शिवराज कभी कुछ नहीं कह पाते थे। अभी अयांश और शिवराज जी आपस में बात कर ही थे कि तभी शिवराज जी की नजर रिया पर गई, जो अयांश के ठीक पीछे खड़ी थी। रिया को देख शिवराज जी अयांश से बोले, क्या आप हमें अपनी पत्नी से नहीं मिलाएंगे अंश? शिवराज जी की बात पर अयांश ने रिया की तरफ देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। अयांश का इशारा समझ रिया अयांश के बगल में आकर खड़ी हो गई। रिया के आते ही अयांश शिवराज जी की तरफ देखकर बोला, रिया ये है हमारे छोटे पापा शिवराज सिंह राठौर और छोटे पापा ये रिया है हमारी पत्नी। अयांश की बात सुन रिया ने झुककर शिवराज जी के पैर छुए। रिया के पैर छूने पर शिवराज जी अभी रिया के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी उनकी नजरें आद्या जी पर गई, जो उन लोगों की तरफ ही देख रही थी। उन्हें देख शिवराज जी ने अपने हाथ नीचे कर लिए और रिया को आशीर्वाद देते हुए बोले, खुश रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही राठौर परिवार की बहू बनकर महल आएंगी। अच्छा अब हमें कुछ लोगों से मिलना है तो हम चलते हैं। इतना कहकर वो वहां से चले गए। वही उन्हें जाते देख रिया बोली, अयांश क्या मैं आपके छोटे पापा को पसंद नहीं आई क्या? तभी तो उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पर नहीं रखा था और उसे ऐसे ही नीचे कर दिया था। रिया का सवाल सुन अयांश बोला, तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। छोटे पापा अभी तुम्हें उतने अच्छे से जानते नहीं हैं और वो जल्दी किसी के क्लोज नहीं होते हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो। ये कहकर अयांश अपने मन में ही बोला, मैं जहाँ तक जानता हूँ छोटे पापा को रिया से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बस छोटी माँ ने अभी तक रिया को एक्सेप्ट नहीं किया है और मैंने इस बात को नोटिस किया था कि अभी छोटी माँ इधर ही देख रही थी, शायद इसलिए वो इस तरह से रुक गए। सिर्फ छोटे पापा ही नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि घर में सभी लोगों ने रिया को एक्सेप्ट कर लिया है। अब तो बस मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि छोटी माँ भी जल्द से जल्द रिया को एक्सेप्ट कर ले। यहाँ अयांश अपने मन में ये सोच रहा था तो वही रिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि अयांश की फैमिली उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो कहीं ना कहीं उसे अयांश से अलग करना चाहती है और उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करना चाहती है जो अयांश के लायक हो। ये सोच सोचकर रिया की हालत खराब हो रही थी। वो अयांश को पागलों की तरह प्यार करने लगो थी। वो कभी भी उसे खोना नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि वो तो अपनी लाइफ भी अयांश के बिना इमेजिन नहीं कर सकती थी। उसे अयांश को खोने से बहुत डर लगता था। उसके मन में तो जैसे ये बात घर कर गई थी कि वो अयांश की लायक नहीं है। एक ना एक दिन अयांश को भी यही लगने लगेगा कि वो उसके लायक नहीं है और अगर किसी दिन अयांश को उसकी टक्कर की लड़की मिली तो वो उसे छोड़ देगा। यही सब सोचते हुए रिया अपने मन में ही बोली, नहीं मैं अयांश को नहीं खोना चाहती और न ही मैं ऐसा चाहती हूँ कि अयांश को कभी भी ऐसा लगे कि मैं उनके लायक नहीं हूँ और वो मुझसे अलग हो जाए। मुझे कैसे भी करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। मुझे हर तरीके से उनके लायक बनना होगा ताकि कभी भी उनके दिमाग में मेरे अलावा किसी और लड़की का ख्याल भी ना आए। रिया अपने मन में ये सोच ही रही थी कि तभी किसी ने अचानक से उसे गले लगा लिया। ऐसे अचानक से किसी के गले लगाने से रिया चौंक गई और जब उसने अपनी नजरें नीची कर देखा तो उस शख्स को देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही दूसरी तरफ राधिका जी भी कब से रिया की तरफ ही देख रही थी। उन्होंने वो हर चीज देखा था जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। ये सब देख वो अपने मन में ही बोली, रिया ने इस तरह से मंत्री जी के पैर क्यों छुए? अयांश और मंत्री जी को इस तरह बातें करते देख तो यही लग रहा है कि मंत्री जी और अयांश का रिश्ता बहुत गहरा है। स्टेज में भी जिस तरह से अयांश ने मंत्री जी के बारे में कहा था उससे भी यही लग रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अयांश और मंत्री जी का क्या रिश्ता है। तो मेरे प्यारे रीडर्स आपको क्या लगता है, क्या राधिका जी को पता चल जाएगा अयांश और मंत्री जी के रिश्ते के बारे में? और क्या होगा उनका रिएक्शन जब उन्हें अयांश की सच्चाई के बारे में पता चलेगा? और कौन है वो शख्स जिसने रिया को हक किया? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी माई हस्बैंड इज ए सीक्रेट BILLIONAI ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। और अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू। 303 अयांश का आनंद जी को इनडायरेक्ट धमकी।
अब तक आपने पढ़ा। रिया अपने मन में ये सोच ही रही थी कि तभी किसी ने अचानक से उसे गले लगा लिया। ऐसे अचानक से किसी के गले लगाने से रिया चौंक गई, और जब उसने अपनी नजरें नीची कर कर देखा तो उस शख्स को देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ राधिका जी भी कब से रिया की तरफ ही देख रही थी। उन्होंने वो हर चीज देखा था जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। ये सब देख वो अपने मन में ही बोली, रिया ने इस तरह से मंत्री जी के पैर क्यों छूए? अयांश और मंत्री जी को इस तरह बातें करते देख तो यही लग रहा है कि मंत्री जी और अयांश का रिश्ता बहुत गहरा है। स्टेज में भी जिस तरह से अयांश ने मंत्री जी के बारे में कहा था उससे भी यही लग रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अयांश और मंत्री जी का क्या रिश्ता है। अब आगे। अभी राधिका जी अपने मन में ये सोच ही रही थी कि तभी उन्हें अपने पचे से आनंद जी की आवाज सुनाई दी, जो कह रहे थे, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलो चलकर कुछ खा लो, उसके बाद तुम्हें दवाई लेना है। आनंद जी की बात पर राधिका जी तंज कसते हुए बोली, आपको कब से मेरी चिंता होने लगी आनंद? अगर आपको मेरी चिंता होती ना तो आप कभी भी रिया को घर से नहीं निकालते और बहुत पहले ही रिया और अयांश के रिश्ते को अपना लिया होता। आप तो अभी भी उन्हें नहीं अपनाना चाहते हैं। अपने घमंड और झूठी इज्जत में आप इतने अंधे हो चुके हैं कि आप ये तक भूल चुके हैं कि माँ बाप की खुशी अपने बच्चों की खुशी में होती है। आप तो बस अपने पैसे और पावर में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको ये तक नहीं दिख रहा है कि आखिर आप इस चक्कर में क्या खो रहे हैं। आपको ये भी नहीं दिख रहा है कि आज आपकी हरकतों की वजह से आज आपकी खुद की बेटी आपसे इतनी नफरत करने लगी है कि वो आपको तक नहीं मानती। राधिका जी की इन कटाक्ष शब्दों को सुन आनंद जी के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उनका दिल ये बहुत अच्छे से जानता था कि राधिका जी जो कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही है, पर वो अपने घमंड में इतने अंधे हो गए थे कि वो अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि वो ये भी जानते थे कि अयांश ही ऐस है, फिर भी उन्हें लगता था कि उस वक्त उन्होंने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं था। वो अभी भी यही सोच रहे थे कि अयांश और रिया की वजह से लोगों के सामने उनका मजाक बन गया। आज भी लोग ये बोलकर उनका मजाक उड़ाते थे कि उनकी बेटी ने भागकर शादी कर ली, वो अपनी खुद की बेटी को ही कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। वो रिया और अयांश को इसका जिम्मेदार मानते थे और उन्हें अपनी कोई गलती नहीं दिख रही थी। यहाँ राधिका जी और आनंद जी आपस में बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ किसी ने रिया को अचानक से गले लगा लिया। अचानक से गले लगाने से रिया चौंक गई और उसने जब अपना सर झुका कर नीचे देखा तो उसे हक करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि अवनिया थी। अवनिया को देख रिया ने भी उसे कास कर गले लगा लिया और बोली, अवनिया कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम आज। तुम भी यहाँ आए हो, मुझे तो ये बात पता ही नहीं था और तुमने भी मुझे ये बात पहले नहीं बताया। रिया की बात सुन अवनिया बोली, अगर पहले बता दिया होता तो आपका ऐसा रिएक्शन कैसे देखने को मिलता भाभी माँ? तुम आजकल ना बहुत शैतान होती जा रही हो। अवनिया की बात सुन रिया बोली। अभी रिया और अवनिया आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अयांश की आवाज सुनाई दी, जजो कह रहा था, क्या तुम लोग दोनों भूल गई हो कि हम अभी कहाँ हैं? आसपास के सभी लोग तुम ही लोगों की तरफ देख रहे हैं। अयांश की बात पर अवनिया और रिया एक दूसरे से अलग हुई और फिर अवनिया ने अयांश की तरफ देखा और झुककर उसके पांव छूने लगी। उसको ऐसा करता देख अयांश बोला, अवनिया नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर किसी को भी ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ और न ही मैं ये चाहता हूँ कि किसी को भी इस बारे में पता चले, इसलिए प्लीज ऐसा ही बिहेव करो जैसे कि तुम बस हमारी अच्छी फ्रेंड हो। अयांश की बात सुन अवनिया ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। अवनिया को हाँ में सर हिलाते देख अयांश बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम लोग आपस में बातें करो, तब तक मैं कुछ लोगों से मिल लेता हूँ। अयांश की बात पर अवनिया और रिया दोनों ने ही अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद अयांश वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ आनंद जी के चेहरे को देख राधिका जी बोली, आपको पता है, आपके दिल को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उस वक्त आपकी गलती थी, पर आप अपने घमंड में इतने चूर हो गए हैं कि आपको अपनी खुद की गलती दिख तो रही है, पर आप अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते। अभी राधिका जी आनंद जी से ये सब कह ही रही थी कि तभी मिस्टर शर्मा वहां आ गए। मिस्टर शर्मा को वहां आया देख राधिका जी चुप हो गई और फिर वो आनंद जी की तरफ एक नज़र देख वो वहां से चली गई। राधिका जी के जाने के बाद शर्मा जी आनंद जी से बोले, आनंद जी आपने उस वक्त मुझे रोका क्यों? जबकि पहले तो हम लोगों में यही तय हुआ था ना कि दिल्ली इलेक्शन के उम्मीदवार के नाम पर हम आपका नाम देंगे, पर आप अचानक से पीछे क्यों हट गए? शर्मा जी का सवाल सुन आनंद जी अभी उन्हें कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अयांश वहां आ गया और बोला, मिस्टर चक्रवर्ती काफी दिनों बाद मिले हैं आपसे, कैसा चल रहा है सब कुछ?
आपका बिजनेस, आपकी पावर, आपका फेम, क्योंकि आपके लिए तो बस यही मायने रखता है, बाकी चीजों से तो जैसे आपको कोई मतलब है ही नहीं। क्यों, सही कहा ना हमने। अयांश की बात सुन मिस्टर शर्मा बोले, मिस्टर अयांश आप अपनी हद में रहे, आप जानते भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं। चक्रवर्ती ग्रुप्स के हेड आनंद चक्रवर्ती से बात कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं हम इन्हें, आखिर इनसे एक गहरा रिश्ता जो है हमारा, जिसे हम चाहकर भी झूठला नहीं सकते। खैर इन सब बातों को छोड़िए, हम जो बात करने यहाँ आए हैं वो करते हैं। मिस्टर चक्रवर्ती, हम बस इतना चाहते हैं कि अभी जो वोटिंग होने वाला है उसमें आप और आपके एमएलएस हमें सपोर्ट करें। अयांश की बात सुन शर्मा जी बोले, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे? शर्मा जी की बात पर अयांश बोला, आप नहीं करेंगे तो भी हमें यकीन है कि मिस्टर आनंद चक्रवर्ती हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। क्यों मिस्टर चक्रवर्ती करेंगे ना हमें सपोर्ट? अयांश की बात पर शर्मा जी अभी अयांश को गुस्से में कुछ कहने वाले थे कि तभी आनंद जी उन्हें बीच में रोक दिया और अयांश की तरफ देखकर बोले, आखिर क्या चाहते हो तुम हमसे? अरे ये छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि आखिर तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? अब तो तुमने मिलिट्री से रिटायरमेंट भी ले ली है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, इसलिए अपनी धमकी ना अपने पास रखो। आनंद जी ये सब अयांश से कज रहे थे कि तभी उन्हें अपने पीछे से किसी शख्स की आवाज सुनाई दी, और उस शख्स की बात सुन आनंद चक्रवर्ती के साथ साथ मिस्टर शर्मा भी शॉक रह गए। तो मेरे प्यारे रीडर्स, आपको क्या लगता है कौन है वो शख्स, और उसने आखिर ऐसा क्या कहा जिसे सुन आनंद चक्रवर्ती और मिस्टर शर्मा दोनों शॉक हो गए? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई हु एस बी एंड इज ए सीक्रेट बिलियनेयर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। थैंक यू। 304 रुद्रांश जी की धमकी। अब तक आपने पढ़ा। शर्मा जी की बात पर अयांश बोला, आप नहीं करेंगे तो भी हमें यकीन है कि मिस्टर आनंद चक्रवर्ती हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। क्यों मिस्टर चक्रवर्ती करेंगे ना हमें सपोर्ट? अयांश की बात पर शर्मा जी अभी अयांश को गुस्से में कुछ कहने वाले थे कि तभी आनंद जी उन्हें बीच में रोक दिया और अयांश की तरफ देखकर बोले, आखिर क्या चाहते हो तुम हमसे? अरे ये छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि आखिर तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? अब तो तुमने मिलिट्री से रिटायरमेंट भी ले ली है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, इसलिए अपनी धमकी ना अपने पास रखो। अब आगे आनंद जी ये सब अयांश से कह रहे थे कि तभी उन्हें अपने पीछे से किसी शख्स की आवाज सुनाई दी जो कह रहे थे, आपसे किसने कहा कि अयांश ने रिटायरमेंट ले ली, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जानते भी हैं मिस्टर चक्रवर्ती की मिलिट्री का एक एक सोल्जर अयांश की इतनी रेस्पेक्ट करता है कि उसके एक इशारे पर वो लोग हमारे खिलाफ भी जाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि अयांश के पास कोई पावर नहीं है? और एक बार के लिए हम मान भी ले कि अयांश ने मिलिट्री से रिटायरमेंट ले ली है, पर हमने तो नहीं ली ना। वो आपके लिए मुश्किल ना भी खड़ा करे, पर हम आपके खिलाफ कदम जरूर उठाएंगे। ये बात सुन आनंद जी और मिस्टर शर्मा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे रुद्रांश शेखावत खड़े थे। वही रुद्रांश जी अयांश के पास आए और उसके गले लगते हुए बोले, कैसे हो बड्डी? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है आप जल्दी पार्टी मीटिंग अटेंड नहीं करते, तो फिर आज आप यहाँ कैसे? रुद्रांश जी के सवाल पर अयांश उल्टा सवाल करते हुए बोला, हमें पता चला कि अब आप मिलिट्री को छोड़कर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ आकर आपको सपोर्ट कर दे, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि आप एक बहुत अच्छे लीडर बनेंगे। अयांश की बात पर रुद्रांश जी बोले। रुद्रांश जी की बात पर अयांश बोला, आप अच्छे से जानते हैं बड्डी कि हम कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी आप सब हमें फोर्स कर रहे हैं। अयांश की बात पर रुद्रांश शेखावत कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उन्हें मिस्टर शर्मा की आवाज सुनाई दी जो रुद्रांश जी से सवाल करते हुए कह रहे थे, मिस्टर शेखावत, आप मिस्टर शेखावत को जानते हैं, और आप जब यहाँ आए थे तो आपने जो कहा था वो। अभी मिस्टर शर्मा ने इतना कहा ही था कि रुद्रांश जी ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मिस्टर शर्मा, हमने अभी जो कुछ भी कहा ना वो बिल्कुल सच है, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप मिस्टर चक्रवर्ती से क्यों नहीं पूछ लेते, क्योंकि उन्होंने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा है और वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अभी जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। रुद्रांश जी की बात सुन मिस्टर शर्मा ने आनंद जी की तरफ देखते हुए उनसे सवाल किया, मिस्टर चक्रवर्ती, क्या मिस्टर शेखावत जो कह रहे हैं वो सच है? मिस्टर शर्मा का सवाल सुन आनंद जी ने कुछ नहीं बोल पाए। वही उन्हें कुछ ना बोलते देख शर्मा जी की आंखों के सामने कुछ देर पहले हुआ इंसिडेंट घूम गया, जब आनंद जी ने अचानक से सबके सामने अयांश की साइड लेती है।
ये याद आते ही मिस्टर शर्मा समझ गए कि रुद्रांश जी जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। ये समझ आते ही मिस्टर शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। वही उनका चेहरा इस तरह पीला पड़ते देख रुद्रांश जी बोले, क्या हुआ मिस्टर शर्मा, आपका चेहरा पीला क्यों पड़ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो आप बड्डी को धमकी दे रहे थे, तो फिर अब आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? वैसे मिस्टर शर्मा, हम जहाँ तक जानते हैं आपका बिजनेस तो पेट्रोलियम से रिलेटेड है ना? क्या हो जब अचानक से आपके कंपनी में पेट्रोल की सप्लाई बंद हो जाए तो? रुद्रांश जी की बात पर तो मिस्टर शर्मा डर से थर थर कांपने लगे और वो अपने मन में ही बोले, आनंद ने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर उसने मुझे ये बात पहले ही बता दी होती तो फिर ये बात इतनी बढ़ती ही नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर सच में मिलिट्री ने मेरी पेट्रोलियम की सप्लाई बंद करवा दी तब तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे कैसे भी करके मिस्टर शेखावत को ऐसा करने से रोकना होगा। ये सोच मिस्टर शर्मा जल्दी से बोले, मिस्टर शेखावत प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा और अपने सारे एमएलएस और फ्रेंड्स से कह दूंगा कि वो मिस्टर अयांश को ही सपोर्ट करे, पर प्लीज पेट्रोलियम की सप्लाई को मत रुकवाइए। अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मिस्टर शर्मा की बात सुन रुद्रांश जी अभी उन्हें और डराने वाले थे कि तभी अयांश ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर शर्मा, बस आपने अभी जो कहा है आप वो कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मिलिट्री की तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने वैसा नहीं किया जैसा आपने अभी कहा है तो आपको मिलिट्री की ताकत का अंदाजा बहुत अच्छे से हो जाएगा। अयांश की बात पर मिस्टर शर्मा ने अपना सर झुका लिया और बोले, जी आप चिंता मत कीजिए, जैसा आपने अभी कहा है वैसा ही होगा। मिस्टर शर्मा ने अभी इतना कहा ही था कि तभी रिया भी वहां आ गई। रिया को इतने पास से देख मिस्टर शर्मा तुरंत पहचान गए कि ये मिस्टर आनंद चक्रवर्ती की बेटी रिया है। वो रिया से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी रिया ने मिस्टर रुद्रांश शेखावत की तरफ देखते हुए कहा, जय हिंद सर। जय हिंद ऑफिसर रिया। रुद्रांश जी ने रिया को ग्रेट करते हुए कहा, 305 आर ऑफ सिन और दोस्तों की मस्ती अब तक आपने पढ़ा। अयांश की बात पर मिस्टर शर्मा ने अपना सर झुका लिया और बोले, जी आप चिंता मत कीजिए, जैसा आपने अभी कहा है वैसा ही होगा। मिस्टर शर्मा ने अभी इतना कहा ही था कि तभी रिया भी वहां आ गई। रिया को इतने पास से देख मिस्टर शर्मा तुरंत पहचान गए कि ये मिस्टर आनंद चक्रवर्ती की बेटी रिया है। वो रिया से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी रिया ने मिस्टर रुद्रांश शेखावत की तरफ देखते हुए कहा, जय हिंद सर। जय हिंद ऑफिसर रिया। रुद्रांश जी ने रिया को ग्रेट करते हुए कहा, अब आगे। उसके बाद वो अयांश की तरफ मुड़े और बोले, अच्छा बड्डी अब हम चलते हैं, हमें बाकी सब से भी मिलना है, आपसे बाद में मिलते हैं। रुद्रांश जी की बात सुन अयांश ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हम ठीक है। उसके बाद रुद्रांश जी वहां से चले गए। रुद्रांश जी के जाने के बाद रिया की नज़र आनंद जी और मिस्टर शर्मा पर पड़ी। मिस्टर शर्मा को देख रिया बोली, हेलो शर्मा अंकल, कैसे हैं आप? काफी दिनों बाद देखा है हमने आपको। रिया का सवाल सुन मिस्टर शर्मा बोले, हम अच्छे हैं, आप कैसी है? बेटा हम भी अच्छे हैं। मिस्टर शर्मा के सवाल पर रिया जवाब देते हुए बोली। उसके बाद वो अयांश की तरफ मुड़ी और बोली, अयांश हम अवनिया के साथ कुछ खाने जा रहे हैं। रिया की बात पर अयांश बोला, रुको मैं भी चल रहा हूँ। इतना कहकर अयांश आनंद जी की तरफ देखा और बोला, उम्मीद करते हैं मिस्टर चक्रवर्ती कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। इतना कहकर अयांश ने रिया का हाथ पकड़ लिया और फिर उसके साथ वहां से चला गया। वही मिस्टर शर्मा ने जब अयांश को रिया का हाथ पकड़ कर जाते देखा तो मिस्टर शर्मा ने मिस्टर चक्रवर्ती की तरफ देखा और बोले, मिस्टर चक्रवर्ती क्या रिया ने जिससे शादी की थी वो अयांश है? मिस्टर शर्मा का सवाल सुन मिस्टर चक्रवर्ती कुछ नहीं बोले और वो वहां से चले गए। वही आनंद जी को इस तरह जाते देख मिस्टर शर्मा अपने मन में ही बोले, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? क्या सच में अयांश ही आनंद जी का दामाद है? यहाँ मिस्टर शर्मा अपने मन में ये सोच ही रहे थे तो वही दूसरी तरफ अयांश और रिया अवनिया के पास आए और उसके बाद वो भी उसके साथ चाय नाश्ता करने लगे। तभी कार्तिक एक लड़के के साथ वहां आया और अपने हाथ अयांश के कंधे पर रखते हुए बोला, यार हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं पर तुम तो ईद के चांद बने हुए हो। कार्तिक की बात सुन अयांश ने उसे घूर कर देखा और फिर उसे इग्नोर करके उसके बगल में खड़े लड़के को गले लगाते हुए बोला, कैसे हो ब्रो? मैं अच्छा हूँ, तू बता। शादी के बाद तो जैसे भूल ही गया है मुझे।
अयांश की बात पर उस लड़के ने कहा। उस लड़के की बात सुन अयांश बोला, अरे दोस्तों को भी कोई भुला जाता है क्या? दोस्त तो दिल में बसते हैं। अच्छा, इसीलिए तूने इतने दिनों से ना ही कोई कॉल किया और ना ही मैसेज किया। अयांश की बात सुन वो शख्स बोला। उस शख्स की बात सुन अयान बोला, अच्छा यार माफ कर दे, इधर मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि वक्त ही नहीं मिला। ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगा, पर सिर्फ एक शर्त पर। उस शख्स की बात सुन अयांश ने उससे सवाल करते हुए पूछा, कैसी शर्त आरव? क्या बोल रहे हो? तो ये शख्स और कोई नहीं बल्कि अयांश का अच्छा दोस्त आरव सिंह। आरव अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ एक खुशमिजाज लड़का था, तो वही बाहर के लोगों के लिए ये किसी डेविल से कम नहीं था। आरव उदयपुर का युवराज था और साथ ही वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था। उसके डैड रणविजय सिंह राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे। उनका बिजनेस वर्ल्ड के टॉप 10 बिजनेस में से एक था। अयांश का सवाल सुन आरव बोला, मेरी शर्त यह है कि तुझे आज हम लोगों के साथ क्लब चलना होगा और हम आज वैसे ही पार्टी करेंगे जैसे पहले किया करते थे। आरव की बात सुन अयांश के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वही उसके चेहरे के हाव भाव को बदलता देख आरव बोला, यार देख, मैं जानता हूँ कि पिछले बार जो हुआ था उसके बाद तू कभी भी क्लब जाना पसंद नहीं करता, पर यार किसी और की गलती की सजा तू खुद को या फिर हम सबको तो नहीं ना दे सकता है। कितना वक्त हो गया है हमें उस तरह से वक्त बिताए हुए, और वहां पर सर में तू, कार्तिक, विनय और अभय ही होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। प्लीज। आरव की बात सुन अयांश ने एक नज़र कार्तिक और आरव दोनों की तरफ देखा, जो बहुत उम्मीद से उसे ही देख रहे थे। ये देख अयांश बोला, ठीक है। अयांश की बात पर कार्तिक और आरव दोनों ही एक्साइटेड हो गए और उन्होंने अयांश को गले लगा लिया। वही रिया और अवनिया, जो उन तीनों को देख रही थी और उनकी सारी बातें सुन रही थी, उन्होंने जब उन्हें इस तरह एक दूसरे से गले लगते हुए देखा तो उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। वही रिया तो उन्हें इस तरह देख अपने मन में सोच रही थी, अयांश के कितने अच्छे दोस्त हैं, और इन लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है कि इनकी दोस्ती सालों पुरानी है। लेकिन एक मिनट, ये लोग क्लब जाने की बात कर रहे हैं, पर मुझे तो लगता था कि अयांश को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिया अपने मन में ये सोच रही थी कि तभी उसे आरव की आवाज़ सुनाई दी, जो अयांश से कह रहा था, अच्छा अब ये छोड़ भाई, बातों बातों में मैं ये तो भूल ही गया कि भाभी भी यहाँ है, भाभी से तो मिलवाओ। आरव की बात सुन अयांश रिया की तरफ मुड़ा और बोला, रिया ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त आरव सिंह है, और आरव ये रिया है मेरी वाइफ। अयांश की बात पर आरव ने अपना मुंह बना लिया और बोला, यार ये कितना बोरिंग है, ऐसे कौन इंट्रोड्यूस करता है, छोड़ मैं खुद ही भाभी से मिल लूंगा। इतना कहकर आरव रिया की तरफ मुड़ा और बोला, हेलो भाभी, मैं आरव सिंह हूँ, इस खड़ूस का बचपन का दोस्त और आपका देवर। आगे चलकर मैं और आप दोनों मिलकर इस खड़ूस को तंग करेंगे। आरव की बात सुन रिया को हंसी आ गई और वो बोली, बिल्कुल ये भी कोई कहने की बात है, जब भी कुछ ऐसा करना होगा ना तो सबसे पहले मैं आपको ही फोन करूंगी। वही उन दोनों को ऐसे बात करते देख अयांश ने उन लोगों को घूर कर देखा और बोला, तुम लोग मेरे सामने मेरे खिलाफ ही प्लान कर रहे हो, डर नहीं लगता है क्या तुम लोगों को? और या तुम ऐसे तो कहते रहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर यहाँ मेरे खिलाफ ही प्लानिंग कर रही हो। वाओ। अयांश की बात सुन रिया तो घबरा गई। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अयांश उससे नाराज हो गया है। वो अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी आरव बोल, अब ऐसे नाटक मत कर जैसे कि तू नाराज हो गया है। मैं बचपन से जानता हूँ तुझे, ये बिना मतलब का गुस्से करके तू भाभी को डरा सकता है, मुझे नहीं। ये कहकर आरव रिया की तरफ मुड़ा और बोला, भाभी आप ना इसके गुस्से पर मत जाया करो, काफी बार ना इसका गुस्सा बिना मतलब का होता है, अगर आप इसके हर गुस्से को मनाने लग गई ना तब तो ये सर पर चढ़ जाएगा। आरव के बच्चे, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? अब अगर तुमने कुछ कहा ना तो। अयांश ने अभी इतना कहा ही था कि आरव ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, तो क्या करोगे तुम? और मेरा बच्चा कहाँ से आ गया? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और तू तो मेरे बच्चों के बारे में बात करने लग गया। एक गर्लफ्रेंड है मेरी, वो भी मुझे भाव नहीं देती है, जब देखो तब बस काम में ही लगे रहती है। यहाँ तक कि कितने दिनों से मैंने उसे किश तक नहीं किया है, और तुम यहाँ मेरे बच्चों की बात करके मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। आरव की ऐसी नौटंकी भरी बातें सुन कार्तिक और अयांश दोनों को ही हंसी आ गई और कार्तिक हंसते हुए बोला, ओह माय गॉड आरव, कितना ड्रामा करते हो तुम। ये कहकर कार्तिक एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। वही कार्तिक की बात सुन आरव को गुस्सा आ गया और वो बोला, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ ना दिल से कह रहा हूँ,
और तू क्या हंस रहा है? तेरी भी हालत मेरी ही जैसी है। ओह सॉरी, तेरी हालत तो मुझसे भी ज्यादा बुरी है। मैं अपनी आराध्या से कम हफ्ते में एक बार तो मिल लेता हूँ, पर तू तो अपनी मंगेतर से महीने में एक बार भी नहीं मिल पाता। और अंश, ऐसे तो तुम्हें हंसने में टैक्स लगता है, हर वक्त खडूस जैसा चेहरा बनाकर रहते हो, और अभी तुम्हें हंसी आ रही है। आरव की ये बात सुन कार्तिक और अयांश हंसते हंसते रुक गए और गुस्से में आरव को घूरने लगे। वही उन दोनों को ऐसे खुद को घूरता देख आरव बोला, अब तुम दोनों मुझे क्या घूर रहे हो? मैं तो सच ही कह रहा हूँ। सच कह रहा है तू? आरव की बात सुन कार्तिक उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। कार्तिक की बात पर अयांश ने भी उसका साथ देते हुए आरव से कहा, ऐसे तो कभी सच बोलता नहीं है, तो फिर आज क्या हो गया? आज तेरे मुंह से इतना सच कैसे निकलने लग गया? और क्या कह रहा था तू कि मेरा चेहरा हर वक्त खडूस बना रहता है? तो अब मैं बताता हूँ कि असल में खडूस होना किसे कहते हैं। ये कहकर अयांश आरव की तरफ भागा। अयांश के साथ साथ कार्तिक के पीछे भागा। उन्हें इस तरह खुद के पीछे भागते देख आरव घबरा गया और वो भी भागने लगा। वही कार्तिक और अयांश ने जब आरव को भागते देखा तो वो बोले, भाग कहाँ रहा है? रुक, तुझे तो आज बताते हैं हम। ये कहकर वो दोनों भी और तेजी से भागने लगे। इस वक्त तीनों ही ये बात भूल चुके थे कि वो लोग इस वक्त कहाँ है। वही आसपास खड़े सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। रिया और अवनिया ने जब ये नोटिस किया तो अवनिया रिया से बोली, भाभी माँ, क्या ये लोग ये बात भूल चुके हैं कि इस वक्त वो पार्टी हॉल में है, ना कि कोई पार्क में? मुझे भी यही लगता है कि ये लोग ये बात भूल चुके हैं। अब हम क्या करें? आसपास खड़े लोग तो बस इन्हें ही देख रहे हैं। अवनिया की बात सुन रिया ने अवनिया से सवाल करते हुए पूछा, तो मेरे प्यारे रीडर्स, कैसा लगा आपको आज का पाठ? क्या आपको मजा आया? और आपको क्या लगता है क्या करेगी अवनिया और रिया इस सिचुएशन में? और क्यों नहीं पसंद अयांश को क्लबिंग? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी माई हस्बैंड इज ए से CRET Billionaire only on Pocket Novel. Thank you. Please like, share and subscribe my YouTube channel for more episodes.